गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है आदिल निजामी और मेरे साथ है सबीन फारूक। और आदिल, आज वैसे सुबह ही एक तरह से देखा जाए तो गर्मी ने सही डरा दिया है सबको। सुबह सवेरे ही सूरज आंखें दिखा रहा है। पारा जो है सूरज का पारा सुबह सवेरे ही चढ़ गया है। वो जो आंखें दिखा रहा है वो कोई ऐसी वैसी नहीं दिखा रहा है, ऐसे करके दिखा रहा है, घूर रहा है, गुस्से से कि जैसे वो ये कह रहा है आदिल कि जो तुम लोगों ने इस एनवायरनमेंट के साथ किया है, तमाम इंसानों को सूरज ये बात कह रहा है कि जो हालात कर दिए हैं, ये क्लाइमेट, ये इस तरह है, तो अब वो जितने गुस्से से तपिश दिखा रहा है ना अपनी, वो सब देख रहे हैं भाई। ये देखा जाए तो अब अगर फैसलाबाद, बहावलपुर, लाहौर, इसके अलावा भी इस समय जो दीगर इलाके उनकी बात की जाए तो सुबह सवेरे ही एक तरह से जो पारा है, सुबह सुबह कहते हैं कि गर्मी कम होती है लेकिन 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पारा चला गया है। जैकबाबाद की बात की जाए, सक्कर, नवाबशाह, वहाँ पर भी दर्जा हरारत ऊपर जाने लगा है। इस्लामाबाद और पेशावर में भी दर्जा हरारत 32 डिग्री को छू गया है। सुबह सुबह के वक्त बता रहे हैं, अब पूरे दिन का टेम्परेचर क्या रहेगा वो आगे चल के आपको जरूर बताएगा। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो आज दिन भर शदीद गर्मी की पेशन गोई कर दी गई है। पंजाब और सिंध के बेशतर शहरों में आज से हीट वेव का खतरा महकमा मौसमियात ने इंतबा जारी कर दिया है कि सब बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखें। दर्जा मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है और कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी हो जाएगा। और ये क्या कहा जा रहा है कि आज से जो शुरू हो रही है हीट वेव, ये हीट वेव जाएगी 27 मई तक, काफी दिन चलेगी। लोग जो है इसमें एहतियाती तदाबीर फौरी तौर पर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, जो दिल के मरीज हैं, उनके हवाले से बहुत से मामला होते हैं। जो आपका वाटर लेवल है बॉडी के अंदर, उसको लाजमी अपनी हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, और इस तरह की मशरूबात पिए, चाय कॉफ़ी से परहेज करें। और तो कल हम चाय का आलमी दिन मना रहे थे लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इन दिनों में इससे भी गुरेज करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात का। सत्तू का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अब ऐसी चीजें ना जिसमें आप बड़ी ओल्ड फैशन है। हमारे मसाइल भी बहुत ज्यादा ना, हम बड़े फैंसी चीजों को पसंद करते हैं। और शक्कर में अगर बने हो, शक्कर में बनाओ और ठंडे ठार, तो क्या ही मजा होगा उसका। इट डिपेंड्स कि आप शक्कर इस्तेमाल करें ना करें। इसके अलावा भी जाहिर है इमली आलू बुखारे का शरबत जो है उसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो ऐसे जो मशरूबात है ना, जो आपकी अम्मी आपको ज़बरदस्ती पीने के लिए देती हैं कि ये आपने पीना है लाजमी, तो उसमें नखरे ज़रूर बिल्कुल मत करें। आपके ख्याल के लिए अपना ख्याल खुद ज़रूर रखें। आगे चल के आज ज़रा हीट वेव पे हम बात भी करेंगे कि हीट वेव बेसिकली क्या है और उसके साथ साथ किस तरह से आप उसको एहतियात कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस हवाले से आगे चल के बात अब हम तो गर्मी की बात कर रहे हैं, आगे जरा कुछ बात कर लेते हैं समंदर के नीले पानियों की। समंदर के नीले पानियों में सर्फिंग किसको अच्छी नहीं लगती, और ये एडवेंचर करने वाले, देखने वालों को हमेशा बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक बड़ा मज़े का खेल है। मगर आपको अगर हम कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएं जिसमें इंसानों के साथ साथ जो डॉग्स हैं वो भी सर्फिंग कर रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह जो है डॉग अपने जो है ऑनर के साथ मिलकर जो है मजे का मंजर है वैसे आदिल अगर देखा जाए। अच्छा, ऑनर एंजॉय कर रहा है आराम से और डॉग्स भी पैनिक नहीं कर रहे। हालांकि पानी से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो जानवर होते हैं, बिल्लियाँ होंगी, डॉग्स हो गए, ये हम देख रहे होते हैं कि घबरा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग की गई होती है इन पालतू कुत्तों की कि वो अब देखें वो कितने हो क्या जबरदस्त ठंडे पानी को एंजॉय कर रहे हो। किस उन्होंने फिल्माया कितने अच्छे से है, उनको पूरे मतलब कैमरास लगा के उसकी जो है उसकी फिल्मबंदी की गई है कितने अच्छे से। आप ये देखें, वेदर को भी एंजॉय कर रहे हैं, ठंडे पानी को भी एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ अभी वेट में खड़े हैं, अभी उनकी बारी आनी है, वो भी जाके इस वेदर को साथ साथ समंदर के पानी अपनी बारी का इंतजार। अब वो जो लोग जिन्होंने पेट्स पाले हुए ना, जो उन पेट्स को नहलाने के लिए उनको जो स्ट्रगल करनी पड़ती है ना पानी दिखाने के लिए, वो देख के हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो कि इन पेट्स को दी गई है कि ये आराम से समंदर के पानी में सर्फिंग कर रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एंजॉय किया, उनकी ये वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पे सार्फिन और हम सब जाहिर है बहुत ज्यादा हमने बड़ा एंजॉय, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी है, डॉग्स एंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर, समंदर के अंदर। अच्छा, कुछ दिन पहले हम एक बात कर रहे थे, कैलिफोर्निया का एक भालू था, भालू मियाँ ने बड़ा एंजॉय किया था, खाना खाया था। लेकिन आज हम बात करेंगे, फ्रिज खोली थी, आज हम बात करेंगे अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की। लेकिन ये भालू जो है उतना खुशकिस्मत नहीं रहा। खूबसूरत वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक भालू को मारा जो है भूख के मारे मारा फिरते हुए देखा जा सकता है। भूखा भालू जो है वो एक घर में जाता है और रेफ्रिजरेटर जो है उसको खोलता है, टटोलता है, लेकिन उसमें कुछ उसको नहीं मिल पाता। पूरी कोशिश करता है कि कुछ मिल जाए, खा ले, अपनी भूख मिटा ले, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। बिला आखिर वो चुप कर जो है घर से मायूस होकर रवाना निकल जाता है। जाहिर सी बात है। चलें जी आगे बढ़ते जी। और नई इनोवेशंस जब होती है, हम ये कहते हैं कि हर शोबे में
कुछ नई चीज़ जो है वो हो रही होती है। अब जापान में भी कुछ ऐसा ही कुछ नया हुआ है। एक बर्की चम्मच जो है वो फ़रोख्त के लिए तैयार हो चुकी है, जो खाने में इजाफी सोडियम डाले बगैर नमकीन जायका बढ़ाने की सलाहियत रखती है। ठीक है, माहिरीन का दावा यह है कि इससे सेहत बख्श खानों को फ़रोग मिलेगा और ये मुनफरिद चम्मच बनाने वाली कंपनी रवा माह 19,800 येन यानी कि $127 की कीमत पर 200 चम्मच फ़रोग करेगी। ताहम इसे उम्मीद है कि अगले 5 साल में दुनिया भर में 10 लाख लोग इस चम्मच का इस्तेमाल कर सकेंगे और कंपनी चम्मच की ओवरसीज़ फ़रोग का आगाज़ अगले साल से करेगी। मतलब बाकी जो ममालिक है वहाँ पर भी इसको फ़रोग कर दिया जाएगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज़ हैं उनको भी मना किया जाता है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, सेहत के लिए उस तरह से अच्छा नहीं है। तो अच्छी चीज़ है, साइंसी तहकीक है कि जो लोग आपको खाने में टेस्ट भी चाहिए नमक का, सॉल्ट का, और वो अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो इस स्पून को लें और एंजॉय करें अपने खाने को। मैं कहती हूँ इसमें ऐसा क्या है वैसे जो इसके अंदर ऑब्वियसली अगर वो है ना, वैसे इसकी थोड़ी डिटेल में भी हमें थोड़ा हम इसको रिसर्च भी करते हैं थोड़ा बहुत कि ठीक है नमक अगर नुकसानदेह है तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया, ये चम्मच ही तो नमक का नहीं बना एक ये भी, और दूसरा ये कि इसके अंदर ऐसा क्या है, क्या कोई केमिकल है या किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ठीक है नमक अगर नुकसानदेह तो केमिकल्स भी नुकसानदेह होते हैं, बिल्कुल। लेकिन बट ऑब्वियसली अगर वो मार्केट में आ चुकी है तो वो पूरी टेस्टिंग के थ्रू प्रोसीजर से गुजर के ही आई होगी मार्केट में। सो लेट्स सी, मतलब अब ये जब बिकना शुरू होगी लोग ज़्यादा खाने की बात कर रहे हैं तो अगली खबर भी हमें जो है एक खाते पीते इंसान की हमारे सामने आ गई है, क्रिकेटर आजम खान। अच्छा, खाते पीते तो सारे ही आदिल वो कुछ ज्यादा ही, वो तो खुद बताते हैं कि 4-5 अंडों का ऑमलेट खा जाते हैं। खाने पीने के शौकीन है। किया क्या उन्होंने किया क्या आप बताएं? डॉलर कर रहे हैं वो, डॉलर सॉन्ग सुना वैसे आपने? बड़ा फेमस सॉन्ग था वो तो था, लेकिन अच्छा उन्होंने ये किया कि क्रिकेटर आजम खान की हम बात करें, जिस तरह से डॉलर से पसीना साफ करने की वीडियो उनकी वायरल हुई है और वीडियो में जिस तरह से देखा जाए तो बात कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिकेटर्स जो हैं वो आपस में डॉलर्स पे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। और कप्तान बाबर आजम की बात की जाए तो वो आजम खान से मजाक में ये पूछते हैं कि क्या हुआ। इस बार आजम खान डॉलर से चेहरा माथे से डॉलर से जो है वो माथा साफ करते हैं, स्वेटिंग साफ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। ये इस वक्त हम आपको सुनाते भी हैं। अब्बा क्या हुआ? गर्मी है बहुत यार, गर्मी बस में भाई। अच्छा, ज़ाहिर टीम हमारी माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रेशर उनके ऊपर होता है। मतलब आजम खान अपने खून पसीने की कमाई से अपना पसीना साफ मेहनत करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनके छक्के जो है जो ग्राउंड से बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया इनको बड़ा फैन है। छोटे-छोटे चुटकुले जो होते हैं, शुगर होता है, एंजॉय कर रहा है। एक लंबा टूर है पाकिस्तान का, पहले आयरलैंड गए, उसके बाद अभी इंग्लैंड में मौजूद है। आयरलैंड में हमने देखा जो एक वीडियो वायरल हुई थी, एक शायकीन क्रिकेट, एक बच्चा जो है वो आया और आके आजम खान को से बोला बाबर आजम कहाँ है? अच्छा, बाबर आजम के फैन था वो बच्चा, तो उसने आजम खान को ये बोला कि बाबर आजम किधर है। ये सुने जी। बाबर आजम गए अंदर। इसे बाद में बुलाना पड़ेगा। बाबर आजम गए अंदर। लेकिन ब्रिटिश जो एक्सेंट है बड़ा मजे का, बड़ा स्ट्रेस करके खींच कर जो है उसको प्रोनाउंस किया जाता है। बाबर आजम को बुलाए, वो कह रहे हैं बाबर आजम चले गए हैं, तो ज्यादा मुझसे काम चलाए, मुझसे ऑटोग्राफ ले ले, चले जी। ये बड़ी अच्छा, वैसे वो कह रहे हो कि मुझे लगा मेरा फैन है मेरे पास बाबर आजम को बुला। चले जी, आजम खान बाबर आजम। अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद को सालगिरह मुबारक। कौमी टीम के साबिक कप्तान 37 बरस के हो गए हैं। इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी। विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। 37 बरस के हो गए हैं और बड़ा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। विकेट कीपिंग और कप्तानी तीनों में इन्होंने अपना जो है लोहा मनवाया। बड़े अच्छे प्लेयर हैं और इसके साथ साथ इनकी एक और खूबी है कि हमें मुख्तलिफ जगहों पर नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं। वॉइस, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, प्यारी है। वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा है। और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें कि 2017 में वो किस महारत के साथ इनकी कप्तानी थी और उसी महारत से उन्होंने ये कप जितवाया था। तो आज जी सरफराज को हम नेटवर्क की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जिसे हम आपको अब आगाह करने जा रहे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग से मनाजिर थे और वो जो मनाजिर थे वो ऑनेस्टली बहुत डिस्टर्बिंग थे जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे कि किस तरह से लंदन से सिंगापुर जाने वाली एक परवाज को गैर मामूली हादसा पेश आया। हादसा तो नहीं, एक तरह से टर्बुलेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसमें जहाज़ को दौरान परवाज शदीद झटके लगे जिससे एक शख्स
उसकी डेथ हो गई, जबकि 30 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। और हादसे के बाद तैयारे को हंगामी तौर पर बैंकॉक में लैंड करवा दिया गया और सिंगापुर एयरलाइंस के इस तैयारे में 211 मुसाफिर और अमले के 18 अरकान सवार थे। और एक मुसाफिर का हादसे के बारे में कहना था कि तैयारा अचानक से टेढ़ा हो गया और तैयारा हिलना शुरू हो गया, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर। फिर वो तेज़ी से नीचे गिरा और वो जो मुसाफिर जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, वो सीट पे बैठे थे, वो फ़ौरन से उछल कर छत के साथ टकराए और वो गिरे वहाँ से। और एक दूसरे मुसाफिर ने यह भी कहा कि जहाज़ में अचानक अंधेरा छा गया और मुसाफिर जहाज़ के फर्श पर जा गिरे। जहाज़ हर तरफ, मुसाफिरों का ये कहना है कि हर तरफ पानी और खून दिखाई दे रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे जो मुसाफिर थे वो ज़ख्मी हो गए थे और एक जो है उनकी डेथ की खबर सामने आई। लेकिन ये एक्सट्रीम टर्बुलेंस, वो जिस ऑक्सीजन मास्क भी उससे गिर गए थे, ये भी जो जहाज़ के अंदर की सूरत हाल हमने आपको दिखाई भी है और चाहे सोशल मीडिया पे हम देख भी रहे थे कि वो सूरत हाल जो हम देख रहे थे वो बहुत एक्सट्रीमली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उमूमन जो प्लेन के पैसेंजर होता है, पायलट होते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, टर्बुलेंस है, लोग उसको बड़ा लाइटर सा ले रहे होते हैं। यहाँ से एक मैसेज मिला है कि जिन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, अपनी सीट बेल्ट फास्टन की हुई थी, उनको कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। जो लोग खड़े हुए थे जहाज़ में उनको ज़्यादा मसला, क्योंकि लंबी लंबी फ़्लाइट्स हैं, जब आप समंदर के ऊपर 5-5, 7-7 घंटे फ़्लाइट जो है वो फ्लाई करती है, तो वहाँ पर एयर जो टर्बुलेंस है इसका बहुत सा मसला अक्सर दरपेश आता है, लोग बहुत डर भी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम टर्बुलेंस थी। चलें, बाकी तमाम लोग महफूज रहे और एक बड़े हादसे से बच गए, इस पे जाहिर है बड़ी शुक्र अदा करने वाली बात है। अच्छा जी नाज़रीन, अब जाएंगे ब्रेक की जानी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। अब जिस तरह से कल हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमला किया गया है ख्वाजा सराओं की तरफ से और ब्लेड से जो है उनको ज़ख्मी किया गया है। रऊफ हसन साहब का ये कहना था उसमें कि ये जानलेवा हमला था, लेकिन ब्लेड जो है वो मुंह पर लगा है, बहुत गहरे जख्म उनके फेस पर, स्टिचेस लगे हैं, 12 से 13 स्टिचेस बताए जा रहे हैं डॉक्टर की जान से। एग्जैक्टली किस तरह से वो निजी टीवी से इंटरव्यू के लिए बाहर निकल रहे थे और एकदम से ख्वाजा सराओं ने उनको घेर लिया और वहाँ पर तल्ख कलामी की भी वीडियो सामने आई और फिर फ़ौरन से उन्होंने उसके ऊपर वार भी कर दिया। और इसके अलावा परवेज़ इलाही के बारे में बात ज़रूर करेंगे, किस तरह से कल उनको रिहा कर दिया गया है। वो अपने घर वालों के साथ, अहले खाना के साथ मौजूद थे और वहाँ पर उनकी तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये सारी जो डेवलपमेंट है इसके हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सियासत की बात कर लेते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, 11 माह बाद उनको रिहाई मिली है, जेल से रिहा हुए घर आए हैं। वीडियोस हम देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं फैमिली को मिलने की, लेकिन ये अच्छी तस्वीर थी। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का रोज़ उतना अच्छा नहीं रहा। तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब, उन पर इस्लामाबाद में एक हमला किया गया है, उनके फेस पर गहरे ज़ख्म आए हैं, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं और जिसके हवाले से मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा, रऊफ हसन पर भी बात करेंगे, साथ साथ हम ये बताते हैं कि जो गंदम स्कैंडल था उसका भी तयन हो चुका है। ज़िम्मेदार कौन है सामने आ चुके हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान जो है उनको मुअत्तल किया गया है। लेकिन सभी यहाँ पर बहुत एक अहम बात है कि जो निगरान हुकूमत थी उसको क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है पूरे मामले पर। इस तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, बहुत शुक्र देने के लिए। ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब एक तवील अरसे बाद जमानत मिल गई, ये क्या मैसेज है? जी शुक्रिया। एक तो 1 साल बाद अगर कोई रिहा होके घर आए और जिन भी मुकदमात में उनको मुलव्विस किया गया था, उन पर मुकदमात कायम किए थे, उससे वो बरी हो जाएं या ज़मानत पर रिहा हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि एक ये सवाल ज़रूर उठता है कि दुनिया भर का कानून ये है कि पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पहले उस आदमी को जो है वो मुजरिम करार दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि आप पे जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा आपको रिहा किया जाता है। दुनिया भर में जब गिरफ्तारी होती है तो वो जब बिल्कुल ठोस शवाहिद जब तक सामने ना आए उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं होती। हमारे यहाँ बिल्कुल मामला उल्टा होता है। हमारे यहाँ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद मुकदमात बनते हैं। तो ये सारा हमें पूरा हमारा जो अदालती निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये उस पर बड़े संजीदा सवालात हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की और उनके ख़ानदान की, ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में बड़ी जो है वैल्यू है। उनसे उनकी सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही ने पिछले 1-1.5 साल में झेला है
और बहुत दिलचस्प अमर ये है कि खुद तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो 3.5 साल में से कम 2 सवा 2 साल तक इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की बातचीत तक नहीं थी। बिल्कुल इस हद तक था कि इमरान खान जो है वो चौधरी मुनीस इलाही की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन इन्हीं 2 बाप बेटों ने जो जब तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया तो यही 2 बाप बेटे जो है उनके साथ खड़े नजर आए। और आज कल भी जब वो रिहा होके आए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि वो कल भी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो फैमिली पॉलिटिक्स थी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं चौधरी बरादरान की जो सियासत थी, कह लें कि उसको थोड़ा सा डैमेज होने दिया, लेकिन खान साहब के साथ जो कमिटमेंट थी उनको उन्होंने निभाया। अब जो बात कर रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि सारा किया धरा उनका है, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ साथ ये कह रहे हैं जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता जो कि चौधरी शाफे या दीगर जो चौधरी शुजात के साहबजादे उनके पास है, तो आगे मामलात नहीं चल सकते। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो उनकी ख़ानदानी पॉलिटिक्स की निशानदेही करती है, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात कर रहे हों या चौधरी शुजात साहब के हवाले से बात कर रहे हों, और वो प्योरली उनका गुजरात की पॉलिटिक्स और उनके ख़ानदान की पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी कर रही है। ये जो बयानात हैं कि उस वक्त तक चौधरी शुजात के बेटे से नहीं, तो पर्सनल और फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं या पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो हैं वो फैमिलीज़ में इस तरह इमर्ज होके आते हैं। हमने और ख़ानदानों में भी ये चीज़ देखी है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो सियासत रही है, चौधरी शुजात की 80s और 90s तक तो साथ ही थे, बल्कि 2002 तक और 2008 के बाद भी साथ ही रहे, जबकि 2021 में तकरीबन आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डील हो गई थी कि दोनों मिलकर जो है किस तरीके से, क्योंकि उन्हें नून लीग को भी टफ टाइम देना था और पीटीआई को भी, और किस तरह, लेकिन उसके बाद के जो हालात हुए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसमें जिस तरह अचानक परवेज़ इलाही जरदारी हाउस से निकले और बनी गाला पहुंच गए, ये सारी सियासत ने चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत को जो है तब्दील किया। वो बहुत एस्टैब्लिश। ठीक है मज़हर साहब, ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से ज़रा आप प्रिडिक्ट करें, आपका तज्जिया इस हवाले से क्या कहता है कि क्या पीटीआई की बागडोर अब देखा जाए तो पीटीआई को लीड अब जो है चौधरी परवेज़ इलाही करते हुए आपको अब दिखाई देंगे, बाकी लीडरशिप कोऑपरेट करेगी? पीटीआई का मंजरनामा, उनकी जो सियासत है वो किस तरह से तब्दील होती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, अब तक की जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो एक शख्स के गिर्द घूम रही है, और यही सबसे बड़ा सवाल खुद उन शख्स को अपने आप से करना चाहिए कि उन्होंने अपनी लेगेसी को आगे लेके चलना है या अपनी पार्टी की लेगेसी को आगे लेके चलना है। इमरान खान साहब के सामने ये बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए कि उनके बाद तहरीक इंसाफ किस तरह चलेगी, और अगर उन्होंने आज फैसला नहीं किया तो फिर इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ बिखर जाएगी। तो असल चीज़ ये कि इमरान खान साहब को खुद तहरीक इंसाफ को जिस जमहूरी अंदाज में ढालना चाहिए, यही वक्त है। चौधरी परवेज़ इलाही हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो खैबर पख्तूनख्वा की उनकी लीडरशिप हो, कोई भी हो, और इसी वजह से हमें इतने तहरीक इंसाफ में जो है वो मुख्तलिफ तजादात नज़र आते हैं, इख्तलाफात नज़र आते हैं, क्योंकि आपने पार्टी को जमहूरी अंदाज में तंजीमी तौर पे आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए ये चीज बढ़ना। वो बड़ी क्लियर चीज है, क्योंकि वो तो बयानबाजी हम देख रहे होते हैं मीडिया पे आके खुलेआम दी जा रही होती है, जो एक्चुअली शो करती है कि कितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में है। अच्छा, अब ऐसे में मैं एक मिनट आपको बताऊं, देखिए चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलती थी जब चौधरी परवेज़ इलाही को 2018 के बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया। बिल्कुल, वो उनको उन पर एतमाद नहीं था। अगर वो 2018 के बाद चौधरी परवेज़ इलाही पर एतमाद करते और उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाते, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में पंजाब की डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन या तो इनसिक्योरिटी थी खान साहब की कि उन्होंने उनको नहीं बताया, और एक ऐसे शख्स को लेकर वज़ीर आला आ गए जिसने जो जिस तरह के वो थे उस तरह उन्होंने अल्टीमेटली उनको डिच किया, उस्मान बुज़दार साहब, और तहरीक इंसाफ की पूरी जो हुकूमत थी 3.5 साल की, वो उसका महवर जो थे वो उस्मान बुज़दार बने रहे,
और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान साहब को नुकसान हुआ, इमरान खान साहब को नुकसान हुआ, लेकिन इमरान खान साहब को उस टाइम ये भी मौक़िफ़ था कि 20 सीटों पर वज़ारत आला पंजाब की सबसे बड़ा सूबा कैसे दे सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा मज़हर साहब, कल ये अच्छी खबर थी कि परवेज़ इलाही साहब बाहर आए हैं, लेकिन एक बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, रऊफ हसन साहब पर इस्लामाबाद में हमला। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है, और जिस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं उस तरह ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया ये ख्वाजा सरा नहीं थे। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही डीप रूटेड फिर कॉन्स्पिरेसी हुई, और ये बकौल आरिफ हसन साहब के जो उन्होंने FIR कटवाई है कि ये उन पर पहला हमला नहीं है, ये दूसरा हमला है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स पर, जिसे हम सबसे ज़्यादा महफूज शहर कहते हैं, जहाँ अरबों रुपए का सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वहाँ इस तरह के वाक़यात का होना, और इस तरह के वाक़यात में जो है जो लोग मुलव्विस हैं, और सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं कर रहा है, माजी में भी जो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर, उसने इस्लामाबाद को आहिस्ता आहिस्ता गैर महफूज शहर बनाना शुरू कर दिया है। जितने भी आप इक़दाम कर ले, मैंने जिस तरह कहा कि अरबों रुपए का अपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया है, तो उसके नताइज क्या निकले हैं। अल्टीमेटली कोर्ट में जाके चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अल्टीमेटली लोग पकड़े नहीं जाते, निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है रऊफ हसन साहब पर, और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, मैं तो तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कल मुत्तफ़क़ा तौर पर कौमी असम्बली सेनेट जो है मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मज़म्मत पास करती इस पर, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल पे अटैक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे अटैक है। आप उसकी सियासत से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, उसका ताल्लुक PMLN से हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो। जिस तरह मादी में इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी डाल के पेश किया जाता था, जिस तरह राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक के साथ हुआ, या मादी में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, अब उसी तरह का पैटर्न जो है हमने इस हुकूमत में देखा है कि जिस तरीके से जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को जो है वो उन पर मुकदमात चलाएं और उनको सजा दिलवाएं, और ये मालूम करें कि ये अटैक जो है ये किस चीज़ की वजह से हुआ है। बिल्कुल मज़हर साहब, आप एग्जैक्टली क्योंकि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो एरिया भी सेफ एरिया कंसिडर किया जाता है। इस्लामाबाद एग्जैक्टली पोश इलाका है, CCTV कैमरास वहाँ पर वर्किंग में हैं, और ऑब्वियसली वो CCTV कैमरा फुटेज भी डिफरेंट चैनल्स पे चल भी रही है इस वक्त, हम भी आपको दिखा रहे हैं। बट वहाँ पर एक और शख्स भी था जो कि फ़ोन से वीडियो भी बना रहा था, वो CCTV में भी नज़र आ रहा है, और वो ऑलरेडी इस वाक़या होने से पहले भी वो फ़ोन उसके हाथ में था और वो पूरी वीडियो उसने वहाँ से बनाई है। सो ये बिल्कुल एक ऐसा नहीं लग रहा जो इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर ख्वाजा सरा थे और उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वजह इनाद हो भी क्या सकता है, एग्जैक्टली कि तल्ख कलामी हुई है और उसी टाइम पर फौरन से ऐसा कुछ हो गया हो। एक प्रॉपर प्री प्लान्ड एक चीज लग रही है जिसमें एक बंदा कैमरा लेकर ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और जिस तरह से आप भी बात करें कि ख्वाजा सरा वो नहीं लग रहे, बात जिस तरह से इस वक्त जो बातें चल रही हैं इर्द गिर्द, और ऑब्वियसली जितनी मालूमात पहुंच रही हैं सब तक, जिस तरह से उन्होंने चादर भी लपेटी हुई है, सो ऑब्वियसली ये एक प्री प्लान्ड एक चीज लग रही है अपेरेंटली। देखिए वो शख्स जो पूरी वीडियो बना रहा था वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, क्योंकि वो एक आम शहरी नहीं नजर आता। आम शहरी होता है वो दूर से अवॉइड करता है, दूर से वीडियो, अगर वीडियो भी बनानी है तो दूर से बनाना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या हो सकता है उस सूरत हाल में, गोली चल सकती है, क्या हो सकता है। तो आप इतने करीब से अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये आप उस प्लानिंग का हिस्सा हैं जिस प्लानिंग के तहत अटैक हुआ है। वरना शहरी बनाते हैं, हमारे यहाँ ये है कि हम जो है वो हादसा हो रहा होता है, लोग मर रहे होते हैं। कराची में एक शख्स जो है वो स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था और लोग उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियो बना रहे थे। ये हमारा होता है, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि बाकायदा वो शख्स जो है वो उस पूरी प्लानिंग का हिस्सा नजर आता है। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब साहब प्लानिंग की गई, किसान को, पाकिस्तानी कौम को जो है खासा नुकसान डस पहुंचाएगी 300 अरब की। हम वीट स्कैंडल की बात कर रहे हैं जिस पर अब इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जिम्मेदारों का तयन किया गया है, 4 नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल किया गया। सर इंटरिम निगरान गवर्नमेंट जिसे पूरी मंजूरी दी, क्लीन चिट दे दी गई उसको। कुछ नहीं होगा इस चीज़ का। ये जो मुअत्तली है ना,
ये दरअसल रिलीफ होता है, क्योंकि चंद सालों पहले जो है वो हुकूमतें, हमारे यहाँ तो दिलचस्प हुकूमतें रही हैं ना, कि उन्होंने जो मुअत्तल होता है उसको फुल सैलरी मिलती है। यानी ये नहीं है कि आप मुअत्तल हो गए तो आपकी सैलरी रोक दी जाती है या कट कर दी जाती है। हाँ। यहाँ फुल सैलरी मिलती है अगर आप काम भी ना करें पैसे भी लें, वेकेशन पैसे भी मिले तो ये मुअत्तली तो कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, उसको जॉब से फारिग कर दिया जाए, उसको वो कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के बड़े स्कैंडल्स, अरबों रुपए के स्कैंडल, अब आपको क्या बात बताई जाए कि जो PIA इस वक्त प्राइवेटाइज की जा रही है उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या PIA को बचाया नहीं जा सकता? क्यों नहीं बचाया जा सकता? पाकिस्तान स्टील को बचाया नहीं जा सकता? क्यों नहीं बचाया जा सकता? क्या पाकिस्तान रेलवे को नहीं बचाया जा सकता? हर चीज़ का हल हमें प्राइवेटाइजेशन में नज़र आता है। ये नहीं कि हम अपनी उन खामियों को, खराबियों को दूर करें जो वजूहात बनी इसको इस नहज तक पहुंचाने की। अब वो वजूहात दूर कर दें, यही PIA और पाकिस्तान स्टील जो है वो तरक्की करने लगेगी। रेलवे का भी खुद पिछले साल पता चला कि रेलवे प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है। इतना एसेट है ये, इतने, और ख़ास तौर पे रेलवे और स्टील मिल्स की इनकी जो है वो रियल एस्टेट जो है उस पर ज़्यादा नजरें हैं इन लोगों की भी। खैर वो एक दूसरी बहस है, लेकिन यहाँ ये जो सूरत हाल है, आप शुगर स्कैंडल का क्या बना? कोई हुआ, कोई सजा हुई, किसी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मतलब ऐसा ही है, कुछ नया आ जाता है और नया आने के बाद जो पिछला मामला होता है वो कहीं ना कहीं हमें दबता हुआ नजर आ रहा होता है। अनटिल अनलेस कोई नई चीज आ जाती है उससे रिलेटेड तो फिर हाँ बात हो रही होती है। जिस तरह आज हम देखें वीट स्कैंडल की बात हो रही है तो वहीं पर हम अब शुगर स्कैंडल की बात करें। अदरवाइज किसको याद था कि शुगर स्कैंडल हुआ भी था और उसके बाद उसकी तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुंची है। हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म, हमारे यहाँ जो ओवरऑल जर्नलिज्म हो रही है वो रिएक्शन की होती है, या पॉलिटिक्स जो होती है वो रिएक्शन की होती है, एक्शन की नहीं होती। हम पहले इंतज़ार करते हैं कि कोई हादसा हो जाए, उसके बाद आपको पता है कराची में जब बुशरा दैदी का वाक़या हुआ था तो उसके बाद ख्याल आया कि नहीं ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ हादसे क्या, हादसात का इंतजार किया जाता है और उसके बाद सर वो बल्कि जो ओवरहेड ब्रिज बना भी तो मुशर्रफ दौर में याद है कि एक ब्रिज बनने के चंद महीने बाद ही जमीन बोझ भी हो गया था, कितनी मजीद कैजुअल्टीज भी हुई थी। ये तो एक वतीरा रहा है, ये तो रहा है। और अभी भी यही लग रहा है कि जिस तरह से निगरान हुकूमत को क्लीन चिट देने की बातें हो रही हैं, उनके ऊपर ना कोई सवालिया निशान है, ना उनके ऊपर कोई बात हो रही है, ना उनके ऊपर तहकीकात की बातें हो रही हैं। बात वही है कि जिस सरकारी अफसर जो थे उन अफसरों को आपने मुअत्तल कर दिया कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली, और उसके बाद जाहिर है जब चीजें दब जाएंगी तो दोबारा से अब वो सर्विस में वापस आ जाएंगी एंड ऑब्वियसली कोई इसको क्वेश्चन नहीं करेगा। मदर साहब यही तो एक अलमिया रहा है और आई रियली विश के हम जिस जस्टिस की बात करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेल हो तो बहुत अच्छा होता है। मदर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम के चर्चे हैं जिसने लगातार 6 मैचेस जीतकर सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। वो ताज जो है उन्होंने सजा लिया। वैसे बड़ी खुशी की बात हमें यह है कि पहले हम सिर्फ क्रिकेट करते थे बट अब अगर हम देखें तो पहले हॉकी की बात करें, कल हॉकी प्लेयर्स हमारे साथ थे, एग्जैक्टली आज वॉलीबॉल प्लेयर हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द क्रिकेट टीम भी हमारे साथ होगी जब आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। और आदिल पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली पाकिस्तान ने जो ये टीम है फाइनल में तुर्कमेनिस्तान को शिकस्त दी है इन्होंने, और पाकिस्तान ने पहले दोनों सेट 25-21 और 25-19 से अपने नाम किए। तुर्कमेनिस्तान के तीसरे सेट में 25-20 से कम जो इन्होंने कमबैक किया, लेकिन ग्रीन शर्ट्स ने चौथा सेट जो है वो 25-14 से जीतकर फाइनल पर जो टाइटल होता है फाइनल जीतकर टाइटल पर उन्होंने कब्जा जमा लिया और अपने नाम कर दिया। अब कौमी टीम के 4 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, पूरी टीम को यहाँ पे ला नहीं सकते थे तो हमने कहा 4 लोगों से मुलाकात करवाते हैं और जिनमें कैप्टन वॉलीबॉल टीम के हमारे साथ मौजूद हैं मुराद जहान इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम मुराद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के और इनका नाम है जी आफाक खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आफाक? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि जी हमारे राइट साइड पे जो टीम है उसके 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। काशिफ नवीद, आप वाइस कैप्टन हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ आपको। और उसके साथ मौजूद हैं उस्मान फरहाद, आप भी पाकिस्तान जो टीम है उसका हिस्सा हैं। आप सबको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। एक इंटरेस्टिंग खेल है, पाकिस्तान थ्रू आउट नाकाबिले शिकस्त रहा उस टूर्नामेंट में। तवक्को थी कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीत जाएंगे?
जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां हमने बड़ी ज़बरदस्त की हुई थी और इन टीमों का लेवल हमें पहले से ही मालूम था। किसी भी स्पोर्ट्स में आप ये तो नहीं कह सकते कि आप इजीली जीत जाएंगे, उस लिहाज से हमारी तैयारियां बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ ये चीज़ थी कि अभी हमारा वो लेवल है कि हम इस तरह की टीमों को इजीली इंशाल्लाह जीत सकते हैं। अच्छा, वैसे अभी एक चीज़ से वैसे शुरुआत आपको आदिल इस चीज़ से करनी चाहिए थी कि ये लोग जब खड़े थे अब बैठे ही रहने दें, हम डिप्रेशन में चले जाके इनकी हाइटें देख के इतने ऊंचे लंबे आप बहुत छोटे छोटे लगेंगे। सच बात बताते हैं। अच्छा, सच में ऐसा हुआ कि हमने कहा कि इतनी एनर्जेटिक टीम हमारे साथ है, हमने ना खड़े होकर इंट्रोडक्शन कराते हैं, जैसे खड़े हुए मैंने इतनी हील्स पहनी है फिर भी हमें इस टेबल पर खड़े होना पड़ेगा, देन हम इनके बराबर आ जाएंगे, है ना। वो स्टेप जो अक्सर हम मैं टेबल के पीछे अक्सर रखती हूँ कि मैच हो जाए हाइट किसी तरह से। तो माशाल्लाह से कद काट इनके लंबे लंबे और ज़्यादा एनर्जी भी उस लिहाज से देखा जाए तो। पूछना हाइट कितनी है आपकी? हाइट कितनी है? मेरी 6'4" है, नॉर्मल यही चलती है। 6 से ऊपर तो लाजमी है, 6'4" और अभी इसमें 6'3" भी है, लेकिन 6.4 सेम। हाँ 6'4" आपकी। 6'2" 6'2" सेम 6'2". 6'2". अच्छा जी, 6 से ऊपर ही चलती है, उसके बगैर जो है हम ये खेल नहीं खेल सकते। ये खेल हमारे और आपके लिए नहीं है। नहीं आपके हमारे। लेकिन आदिल इससे पहले ब्रेक में मुझे ये बात कर रहे थे कि आप चारों उस पर जरा जरूर कमेंट करें, बता दूं इनको। जी जी, मुझे ये बात कर रहे थे कि जो वॉलीबॉल है वो बहुत ही सस्ता खेल है। सही बात है, सादा और सस्ता। सादा और सस्ता। एक बॉल कैप्टन साहब इसके आगे बताएं। जी जी बिल्कुल। एक तो ये कि इसके लिए जगह की मतलब थोड़ी जगह की 9x9 हमारी साइड्स होती हैं, उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद एक बॉल ले लिया और कहीं से भी एक नेट लेके ना फिर लगा दिया साइड ऑफ, बस शुरू हो जाए। मतलब इसके लिए कुछ ज़्यादा इतनी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ प्रोफेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है, लेकिन नॉर्मली मतलब ना सस्ता ही आप सस्ता खेल। हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं 1895 में इस खेल का आगाज़ अमेरिका से हुआ। 2 दरख्तों के माबैन दरमियान में एक नेट बांधी गई जहाँ से इसका खेल का आगाज़ हुआ। 6 इधर 6 इधर, और इसको शुरू में इसका नाम पता क्या था? मंटो नेट। मंटो नेट इसको कहा जाता है। बाद में आकर इसको वॉलीबॉल का अमेरिका से स्टार्ट और उसके बाद सबने उसको अडैप्ट किया और फिर इसका नाम वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल कैसे हो गया मैं चाहती थी आप इस पर रिसर्च करें, नहीं करके आए इस पर रिसर्च। कल आप हमें बताएंगे प्रोग्राम के ओपनिंग में कि किस तरह से मंटो बॉल से वॉलीबॉल बनी है। आफाक, कैसी रही चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस? कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैम्पियनशिप तो बहुत अच्छा रहा और टीम माशाल्लाह अभी हमारी बहुत अच्छी बनी है। तो माशाल्लाह अभी प्लेयर सारे जो हमारे हैं वो यंग है और कैप्टन भी हमारा भी नया बना हुआ है। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें और चैम्पियन बने। अच्छा जी, वाइस कैप्टन साहब से अगर हम बात करें कि एज अ वाइस कैप्टन, ज़ाहिर कैप्टन से भी हम ज़रूर पूछेंगे क्या कितना प्रेशर था, कि प्रेशर लिया कि नहीं? इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बस अपने फ्लो में खेलते गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ। तो काफ़ी अरसे से हम एक ही साथ खेल रहे हैं, तो टीम का कम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो एक दूसरे को साथ लेकर चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काशिफ, आप लोगों को भी रिसेंटली अर्जेंटाइन से वाबस्ता जो एक सीनियर कोच हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, रॉबिन वॉल्चन। जी। तो उनके आने से कितना फ़ायदा हुआ उन्होंने जब ज्वाइन किया टीम को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इससे ज़्यादा फ़ायदा हमें हमारा जो पहले कोच था ब्राज़ील से ना, उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो ये तो अभी नया आया, तकरीबन इसने हमारे साथ 10-15 दिन काम किया है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गेम में चेंजिंग आई है, नई ड्रिल बताई उसने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। टीम बेहतर हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों का एक जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ, मुझे पता है। इंडिया नाज़रीन नहीं आया खेलने इस बार, क्रिकेट भी नहीं खेलने आ रहे, हॉकी भी नहीं खेलने आ रहे पाकिस्तान में। यहाँ भी नौजवान हमारे तैयार थे हराने के लिए, लेकिन अफसोसनाक कि वो नहीं आए खेलने। नहीं तो वैसे भी अमूमन भी अगर देखा जाए तो वो तो खेल के मामले में भी उनको प्रोपेगेंडा करना होता है, पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जो कि बड़ी बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उस्मान, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा चैंपियनशिप के बारे में ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मोस्टली हमारे 5 से 6 लड़के जो प्रोफेशनल लीग खेल के आए थे, तो इस चीज़ का हमें बहुत एडवांटेज था। जैसे मैं, मुराद भाई, आफाक, हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लीग खेल के आए हैं। और जैसे हमारे पहले कोच थे ईसा नाई, वो जो उन्होंने हमें वर्क करवाया था सेम वर्क वही है हमारे जो कोच हैं रूबन, ये सारा मतलब ये था। और थोड़ी बहुत चेंजिंग आई थी, लेकिन हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही अपना जो पीछे वाला वर्क था वही अडॉप्ट किया, तो इतना मुश्किल नहीं लगा हमें। लेकिन ये है कि हमारे अपने ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड में खेलना थोड़ा मुश्किल लगता था, प्रेशर होता था ना कि अपनी अवाम में खेलना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, इसका वक़्त के लाहौर में हुआ था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान के साथ जो है खेलना चाहती हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान है 28 से 30 तक,
मैचेस होंगे इस्लामाबाद में और पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आएगी। ऑस्ट्रेलिया ने खुद से ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं और आपके साथ खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारी है मुराद? बिल्कुल। पहले जब इस तरह की टीमों के साथ हमारे फ्रेंडली मैचेस को लेकर बात होती थी तो उनका इतना इंटरेस्ट लेवल नहीं होता था। ये भी आप कह सकते हैं कि हमारा भी उतना अच्छा लेवल नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर काम भी इतना नहीं होता। अभी अल्लाह का करम है, पिछले लास्ट 2 ईयर्स में हमने बहुत बड़ी बड़ी टीमों को विन किया है। तो अभी सारी टीमें खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि हम भी आएँ और आप लोगों के साथ खेलें। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह इन्होंने किया। आगे हमने जाना है ABC कप में बहरीन, तो उनकी भी टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया की, हम भी जाएंगे। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि क्यों ना हम आपस में फ्रेंडली मैच खेलें। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तैयारियों की बात यह है कि अभी जो लास्ट हमने जीता है ना फाइनल, उसके बाद मेरे ख्याल से 2 दिन हमने रेस्ट की है और अभी ट्रेनिंग हमारी जा रही है। इंशाल्लाह अच्छी तैयारियां हैं और ये भी एक अच्छा इवेंट होगा। अच्छा मुराद, ऐसे में अब जाहिर है अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जब हॉकी से भी, कल हम हॉकी के प्लेयर से बात कर रहे थे, हमारा यही सवाल था कि क्रिकेट को हम ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जाए तो वही उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसको ज़्यादा कवरेज दी जा रही होती है, उस पर ज़्यादा बात की जा रही है। ज़ाहिर वॉलीबॉल, हॉकी तो हालांकि हमारे देखें कौमी खेल है, उसके बावजूद अब जाके जिस तरह 13 साल बाद इस्लान कप जीता नहीं है, मतलब फाइनल्स में पहुंचे ऑब्वियसली, तो उसके बाद हाईलाइट हो। जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, आप खुद से स्ट्रगल करके आगे आ रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं तो लोग फिर उस पर बात भी कर रहे हैं। कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं हम डिप्राइव्ड हैं, हमें उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जिस तरह की देनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो खेल ही है ना? देखिए, मुझे पर्सनली 11 साल हो गए पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम में खेलते हुए और डिफरेंट हालात हमने देखे हैं, बहुत सा हालात भी देखे हैं। मीडिया कवरेज वगैरह कुछ भी नहीं होता था, इंटरनेशनल टूर्स भी नहीं होते थे, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी ड्यू टू फंडिंग। लेकिन अभी जो फेडरेशन है तकरीबन 4-5 साल से उन्होंने अपनी कोशिशें जारी की है कि हमें फ़ॉरेन कोचेस हायर करके दें, बाहर की हमारी इवेंट्स मिस ना हो। तो उसका हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है और अब हम विन कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब हम विन नहीं भी कर रहे थे तो हमें सपोर्ट और फोकस हमारे ऊपर भी होना चाहिए था, क्योंकि हम भी इसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी टीम के प्लेयर हैं जिस तरह के क्रिकेट वाले या दूसरी स्पोर्ट्स है। बिल्कुल वो भी हमारे अपने हैं। जितना क्रिकेट को कोई आम बंदा पसंद करते हैं, हम भी उसी तरह उनको पसंद करते हैं, देखते हैं मैचेस। लेकिन हाँ, ये शिकायत थी कि मीडिया कवरेज हमें भी मिलने चाहिए थी, गवर्नमेंट सपोर्ट भी होनी चाहिए थी, फंडिंग भी होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, ताकि हमें भी वो मौके मुयस्सर हों। अच्छा समीर, पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद अगर कोई दूसरा खेल सबसे ज़्यादा खेला जाता है पंजाब के KPK में, सिंध में, इवन डिपार्टमेंटल लेवल पर भी, पुलिस हो, पाकिस्तान आर्मी हो, रेलवेज हो, ये खेल बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोग खेल रहे हैं। अब नई इलाकों में जाए, वॉलीबॉल नेट्स लगे होगी, जगह जगह पे लोग इसको खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ऑलरेडी मुराद ने बताया कि ये सस्ता खेल है एक तरह से, कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होती। एक नेट आपने लगाई, एक बॉल है, उसके बाद ज़ाहिर आप उससे खेल रहे होते हैं। अच्छा, सस्ता तो है, लेकिन काशिफ ऐसे में ज़ाहिर है फिटनेस तो हर प्लेयर को मेंटेन करनी पड़ती है और फिटनेस पर तो पैसे आपके लगते ही हैं ना। उसमें तो सस्ता महंगा, वो तो महंगी ही होती है फिटनेस, के आपको ये खुराकें चाहिए, आपने इस तरह से अपना डाइट प्लान, उसमें ज़ाहिर आपको एक ट्रेनर भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट भी चाहिए, जिम की मेंबरशिप भी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। जब हमारा नेशनल कैंप लगा होता है तो तब तो प्रॉब्लम नहीं होती। जब नेशनल कैंप नहीं होता, जब हम अपने गाँव में होते हैं तो फिर हम खुद अपनी ट्रेनिंग करते हैं, पे भी खुद करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होती है। या तो गांव में हमने जिम बनाया होता है, क्लब में, हमारे गांव में बहुत अच्छा क्लब है, उधर हमने जिम बनाया हुआ है, हमारे उस्ताद है वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अच्छा, आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है, ज़रा ये भी हमने, कहाँ से आपका ताल्लुक? मेरा साहिवाल से ताल्लुक है। साहिवाल से आपका ताल्लुक है? शक्करगढ़ से, बन्नू से, KPK बन्नू KPK, पेशावर से। अब ये देखिए, अच्छा बाकी जो आपकी टीम है वो भी पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि एक नेशनल टीम बनी है तो वो पूरे पाकिस्तान, कहाँ से वो प्लेयर्स हैं, कैसे इस टैलेंट को आगे लेकर आई है फेडरेशन? मोस्टली तो सारे पाकिस्तान में पंजाब और KPK में ज़्यादा खेली जाती है ना, वॉलीबॉल भी है, खेली दूसरी जगहों पे भी जाती है, लेकिन इनमें चूंकि बहुत पहले से खेली जाती है और नेशनल टीम में इनके प्लेयर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके ना जो दूसरे यंगस्टर हैं उनको ग्रूम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। शकरगढ़, साहिवाल, फैसलाबाद इस साइड से बहुत ज़्यादा है, और हमारे KPK में तो ओवरऑल है। जैसे कि बन्नू है, हमारे बन्नू से अभी इस टीम में चार खिलाड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। पेशावर से भी हो जाते हैं, सवात से भी हैं हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर एमल खान, तो डिफरेंट जगह से आते रहते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे इंटर डिविजनल टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, तो वहाँ से हमारा जूनियर जो स्टाफ है वो वहाँ से आ रहा है। चलें, ये तो खेल की बात होगी, अब इनाम इकराम की बात कर लें। सुना है 5-5 लाख रुपए फी कस मिले हैं, और साथ साथ जो जिनका जॉब्स नहीं है
ये भी कहा गया कि 7 दिनों में जॉब्स भी देंगे, एहसन इकबाल ने भी अनाउंस किया था। जी देखें, जॉब्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली सारे प्लेयरों के पास है। अच्छा। जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं सबके पास जॉब्स हैं। तो अभी प्राइस का जॉब्स भी प्राइवेट है कि डिपार्टमेंटल सतह पे जो खेलते हैं आप लोग वो सब डिपार्टमेंट? जी सब डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो जो प्राइस की बात है वो अभी अनाउंस की है, मिला नहीं है? मिले नहीं है। अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप कब तक कह रहे मिलने का? इसके अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पहले भी हमारे जो होते थे वो डिले होते थे और हम बार बार ये कह रहे हैं कि डिले ना करें, नेकी के काम में इसमें जितनी जल्दी हो जाए ठीक है। और दूसरों को भी हम कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि एहसन इकबाल साहब आए, दूसरे भी हैं जो वो भी काइंडली करें, क्योंकि हमारा यही एक होता है। बाकी तो एक नॉर्मल रूटीन की चल रही है। एक्सपेंसेस जिस तरह की आपने बात की, हमारी फिटनेस और डाइट पे बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। प्रोटीन, क्रिएटिन, डिफरेंट सप्लीमेंट्स, ये सब हमने खुद से लेनी होती है। तो ये कि ये एक अच्छी चीज़ है और इस रिवायत को आगे चलो एंड में ये बता दें कि हम भी खेल सकते हैं वॉलीबॉल। हमारी हाइट थोड़ी कम है, क्या हम खेल सकते हैं? हम अपनी हाइट बड़ी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम खेलना चाह रहे हैं। लड़का है वो सेम आपकी हाइट का ना। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हम चल जाएंगे। डिफेंडर है हमारा, 5'8" मेरी हाइट है। 5'8" हमारा, 6 नहीं है पूरी, उसकी भी 6 नहीं है। 2 लड़कों की गुंजाइश होती है। हाँ वो इसलिए होती है जो नीचे से उठाने के लिए छोटे भी होने चाहिए। एक चांस इनको दे दे कि मुझे लगता है उसके लिए इनको फिटनेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, वापस आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। चले जी, जबरदस्त आप लोगों पे हमें जाहिर है फख्र है। और जब आप कवरेज की बात कर रहे थे, हम साथ साथ स्टोरीज जो नहीं आती है वो हम शेयर भी करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि नेशनल टीम के वॉलीबॉल के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है। और जाहिर है आप लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। विश यू गुड लक। और जो इनाम जिसका ऐलान कर दिया गया है प्लीज वो जल्दी दे भी दें। और हम हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा बाज़ औक़ात हम ये देख रहे होते हैं वो ऐलानात तक ही रह जाती है, वो फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आ रही होती। तो जल्दी दे दें, यदि ताख़ीर ना करें। प्लान होते हैं ऑब्वियसली। टीम पाकिस्तान के लिए खेल रही है और हमने मिलकर ही इनको सपोर्ट करना है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी इनोवेशन के साथ ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का भी नाम दुनिया भर में रोशन किया है। हमारे साथ होंगी अलीना। फोर्ब्स की जानिब से जो अमरीकी जरीदा है उसने 30 जो एशिया के लोग हैं जिन्होंने अंडर 30 जिन्होंने अपना नाम बनाया लिस्ट में शामिल हुए हैं। और उन्होंने एक अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया, एक अपने कहने के जो नौजवान तलबा है उनकी स्टडीज़ को लेकर उनको आगे बढ़ाने के हवाले से। बिल्कुल जी, एजुफाई इसकी बानी है वो। और जिस नारे के साथ वो आगे बढ़ी है वो है जी स्टडी नाउ पे लेटर। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती उनकी और वो फ़ौरन से अपनी फ़ी एक टाइम पर पे नहीं कर पा रहे होते। तो अलीना के इस इनिशिएटिव के थ्रू वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो उनको उनकी फ़ी जो है वो उनको पे कर देती हैं और फिर बाद में वो स्टूडेंट्स जो है वो फिर किस्तों में जिस तरह से भी होता है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे एग्जैक्टली कि आप अभी पढ़ें और उसके बाद जो है वो पैसे आप बाद में दे सकते हैं। तो ये यूरोप में, अमेरिका में बड़ी आम है। स्टूडेंट लोन जो अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ है वो देती हैं। इवन आपको गवर्नमेंट और बैंक्स भी वहाँ पर विदाउट एनी मार्कअप। बिल्कुल, तो 27 इदारों के साथ वो इस वक्त काम कर रही है। और आज इस वक्त अलीना नदीम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। अलीना अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। अलीना, हमने थोड़ा सा इसको मुख्तसर करके तो बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली इनिशिएटिव आपका क्या है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रा इसको एलैबोरेट भी करें कि आखिर क्या सोचकर आपने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था और किस तरह से आपने इसको आगे फिर लेकर लिया। आपने सही डिस्क्राइब किया है। हमारा कंपनी का नाम है एडुफाई, EDUFI, और जो हम करते हैं वो है एजुकेशन को फाइनेंस करते हैं। और एक्चुअली जो हमने डेटा देखा था पाकिस्तान का वो है कि अराउंड 30 मिलियन स्टूडेंट्स हाई स्कूल ख़त्म करते हैं पाकिस्तान में, मगर जो बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं देयर ओनली 3 मिलियन स्टूडेंट। 3 मिलियन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाते हैं मगर अराउंड 30 मिलियन स्टूडेंट्स फिनिश हाई स्कूल। सो ये जो नंबर है ये काफ़ी स्टैगरिंग है। और एडुफाई की ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो लोग यूनिवर्सिटी इस वजह से नहीं जा रहे थे पहले कि हम दे कैन नॉट अफोर्ड द फी पेमेंट, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ी चलान होती है दे आर क्वाइट हेफ्टी। मेडिकल कॉलेजेस की पाकिस्तान की जो फ़ी चलान होती है वो तो 20-20 लाख तक भी जा सकती है। बिल्कुल, और ये इतना ही रकम देने पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो सकती है। सो एडुफाई इज ट्राइंग टू हेल्प विद द स्कूल फी पेमेंट्स। ठीक हो गया। क्राइटेरिया क्या है अगर कोई स्टूडेंट आपके ज़रिए जो है फ़ी अपनी देना चाहता है और लेटर ऑन आपको उसको पे करेगा, क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो अप्लाई कर सकता है?
तो अभी हम वो वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर को कॉल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी अगले महीने हमारी ऐप रिलीज हो रही है। सो उस ऐप में अभी तक हमने 30 यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप्स की हुई हैं। सो अगर आपका बच्चा इन 30 यूनिवर्सिटीज में पार्टनर कर रहा है, वो ऐप डाउनलोड करेगा, अपनी यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेगा और अप्लाई कर सकता है। अभी के लिए वो वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं इफ एनीवन नीड्स स्कूल फी फाइनेंसिंग। अच्छा अलीना, अब इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे जी प्लीज। और क्राइटेरिया के मतलब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, CNIC दे दें और अपनी फी चलान दिखा दे कि फी चलान आउट होया हुआ है कितना है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें अगर पेरेंट्स सबमिट करा दे तो हम उनकी देख सकते हैं कि उनकी फीजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में 30 यूनिवर्सिटीज़ जो आप 30 इदारे आप बता रहे हैं कि उन 30 इदारों के साथ आपकी पार्टनरशिप है और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अगर उसके अलावा कोई अप्लाई करना चाहे वो भी क्या कर सकते हैं? और क्या आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर बाद में जो है ऑब्वियसली वो पे ना कर पा रहे हों या उनको ज़्यादा टाइम चाहिए हो कुछ स्टूडेंट्स को, उनको भी आप किसी तरह से फैसिलिटेट करते हैं? जो अगर कोई बच्चा हमारी 30 यूनिवर्सिटीज़ में अभी नहीं पढ़ रहा, हम उनको अभी नहीं फैसिलिटेट कर सकते, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हमें अप्लाई करता है हम उनकी कोई ना कोई तरीके से, अगर हमारे 10 से ज़्यादा स्टूडेंट एक कॉलेज से हमें रीच आउट करते हैं तो हम उस कॉलेज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि उनके साथ हम पार्टनरशिप को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक पंजाब में वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, हम एक्सपैंड कर रहे हैं सिंध में, सियालकोट, इस्लामाबाद, और हमारी एक लिस्ट होती है जिन जिन यूनिवर्सिटीज में हमें लगता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मगर अगर हमें डिमांड या ज्यादा बच्चे कोई स्पेसिफिक कॉलेज से आ रहे होते हैं तो फिर हम उस कॉलेज को अब बम्प अप कर देते हैं कि इसके साथ हमने पार्टनरशिप करानी है प्रायोरिटी पर। अच्छा, फंड्स का बड़ा अमल दखल है, तो ये फंडिंग आप लोग कहाँ से करते हैं और अभी तक आपके पास मतलब कितनी फंडिंग मौजूद है पाकिस्तानी तलबा के लिए? तो अभी स्टार्टअप में आपको पता ही होगा कि वी रेज्ड आवर प्री-सीड राउंड व्हिच इज जो हमारा पहला साइकिल होता है फंडिंग का। ये स्टार्टअप्स अपने जिंदगी में और लाइक देयर लाइफ साइकिल में they go through multiple funding rounds, मतलब कि काफी दफा they raise money, so 4 महीने और 5 months ago we raised $6.1 million, तो उसी फंडिंग से हम काम कर रहे हैं अभी। एंड we have a lot of funding from a funding perspective, we have money to give to the Pakistani population। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एक है which is कि हमें my vision और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि एजुकेशन सेक्टर में कोई पैसे है ही नहीं। from my opinion हम बाहर से पैसे लेके आ रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर जो हमारा मुल्क है उस उधर दे रहे हैं। जिन जिनको ज़रूरत है वो अपनी तालीम ख़त्म करें, डिग्रीज हासिल करें और कॉलेज से ड्रॉप आउट ना करें। अब आप बेसिकली मोटिवेट करिए कि आप फाइनेंसेस की वजह से ऐसा ना हो कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू ना कर सकें, या आप पढ़ने का एक शौक रखते हैं और आपके पास पैसे नहीं है या आप उस वक्त पे नहीं कर सकते, तो आप इस स्टार्टअप के थ्रू आप यहाँ पर आपके इदारे से वो कर सकते हैं रब्ता और वहाँ पर आप उनको फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे। अच्छा लीना, ये मैं तो बड़ी इंस्पायर हुई हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इतनी यंग एज में अगर देखा जाए तो बाकी यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा सोचना जहाँ पर आप एजुकेशन को प्रमोट करें। आप 30 अंडर 30 के अंदर भी इस लिस्ट में आपका नाम भी जिस तरह से शामिल किया गया है, अब कभी सोचा था कि एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी? ये एक्नॉलेजमेंट कितनी ज़रूरी होती है जब आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेज किया जा रहा है, और मैं तो ये कहूँगी नेशनल लेवल पर भी एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई थिंक एक्नॉलेजमेंट से ज़्यादा आई थिंक इंडिया से अगर आप हमारे नेबरिंग कंट्री से देखें, उधर से मोर देन 37 आई थिंक पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया से, और पाकिस्तान से सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स थे फोर्ब्स में। सो आई थिंक एक्नॉलेजमेंट से ज़्यादा आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि पाकिस्तान का नाम आए इन इंटरनेशनल मैगजीन्स में कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे मुल्क में भी काम हो रहा है, हमारे मुल्क में भी ज़रूरत है इन चीज़ों की। एंड so I think it's about having Pakistan's name on this platform rather than on an individual
individual level acknowledgement, to be honest. अच्छा अलीना, एक स्टूडेंट ने आपसे लोन ले लिया, क्या उस पर कोई आप लोग मार्कअप भी लेते हैं कि वो उसके ऊपर कोई मार्कअप नहीं होता? और सेकेंडली आपके गोल्स क्या हैं आगे इस हवाले से? हमारा कोई मार्कअप नहीं है, हमारा सर्विस चार्ज है और जो हमारा गोल है लाइक आई मेंशन्ड व्हिच इज के वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज पाकिस्तान एडल्ट लिटरेसी रेट। जितने लोग अप्लाई करेंगे उतने लोग यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ले सकते हैं। हमारी एडल्ट लिटरेसी रेट अगर बेहतर होएगी तो our vision and our जो हमारा मायना है हमारे कंपनी का वो is to increase the adult literacy rate of Pakistan's population, जो कि हमारे इंडेक्स में अगर आप देखें हमारी literacy rate is appalling. I think we fall below other developing nations in a lot of education related statistics. So इसको हमने improve करना है, which is what Edufy's mission is. अलीना, बहुत बेहतरीन आप काम कर रही हैं और जिस तरह से इतनी यंग एज में आप बाकी यंगस्टर्स के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि पढ़ाई जाहिर है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो और ऐसे में उनको फैसिलिटेट करना, ये इनिशिएटिव लेना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है और जाहिर है ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप डिजर्व भी करती हैं। और ऐसे ही आदिल, हम मुलाकात जिस तरह हमने इससे पहले भी करवाई, सुल्तान से हमने मुलाकात करवाई, वो भी 7 शख्सियात में शामिल हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तानी को एडमायर किया जा रहा है। 300 अफराद थे, उनमें से 30 सेलेक्ट होना थे, उनमें से 7 पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, ये आगे भी मुलाकात इनसे करवाते भी रहेंगे। अलीना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात आपसे कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।